गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। थ्योरी भी है और कुछ क्वेश्चन भी है। आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है, आईटी मेन में भी क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल भी है इसमें। 12 क्लास के लिए है, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन उसका 4th लेक्चर है। और पूरे केमिकल काइनेटिक में देखिएगा तो ये 18 वीडियो है, 17 लेक्चर इससे पहले हो चुका है। सो मेजर पार्ट केमिकल काइनेटिक का फाइनल हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो उसमें ये 4th लेक्चर है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट भी है, न्यूमेरिकल भी है। पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ना है, नेगेटिव कैटलिस्ट पढ़ना है, कैसे वो रेट को चेंज करता है वो सब सीखना है। सो आज का टॉपिक हम लोग का है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। कैसे होता है वो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसके बारे में सीखते हैं। ज़्यादा हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे, केमिकल काइनेटिक में ग्राफिकल पार्ट ज़्यादा है और खूब सारा ग्राफ पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऐसे सीखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट देखते रहेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है बट बहुत ईजी भी है। अगर आप एक रिएक्शन यूज करें, नंबर 1, अगर आप सिंपल रिएक्शन बात करें A + B और ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है C + D, ऐसे मान लीजिए एक्सोथर्मिक की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। और फिर आप इस रिएक्शन में A + B और आप इसके बीच में आप डाल दें X ऐसे ऐड कर लें। मान लें X एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूंगा, जो एनसीईआरटी में है वो मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा। अगर X पॉजिटिव कैटलिस्ट है, यहाँ बन गया C + D, अगेन डेल्टा H। अब देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का ग्राफिकल फॉर्म समझे, और उससे क्वेश्चन भी आता है, सारे एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे। सो आप देखिए इधर, ये एक्सिस आप जानते हैं एनर्जी। इसको हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम भी बना सकते हैं। सो आप इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, या आप टाइम भी कर सकते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम के साथ ये जो ग्राफ बना रहे हैं। सीखिए अब आपका, जैसे अगर आप रिएक्टेंट ऐसे ले रहे हैं, आपका रिएक्टेंट A + B और ये है आपका हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ये प्रोडक्ट बन गया C + D, ये प्रोडक्ट C + D है। यहाँ रिएक्टेंट आपने लिया है A + B और ये आपका एनर्जी ग्राफ है। और ये जानते हैं, आप ये जान रहे हैं कि ये जो आपका हुआ ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये आप जानते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर कैटलिस्ट आप ऐड करेंगे, अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक नया मैकेनिज्म बनाता है। देखिए अब आप समझे यहाँ पे कि अगर आप A + B और प्लस कैटलिस्ट, अगर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट रास्ते में ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करा देगा। कैसे फास्ट होगा, तो एक नया पाथ जनरेट करेगा।
नया पाथ कुछ ऐसा, एक छोटा पाथ, एक रूट, एक नया रूट आ जाएगा, वो छोटा रूट है, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट वैसे ही C प्लस डी और प्रोडक्ट में आपका कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक न्यू रूट जनरेट करेगा, एक नया मैकेनिज्म बनाएगा। नया मैकेनिज्म में यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसका नाम हो गया ABX करके। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट तो AB था, ये A और B था। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा कि आपका रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो एनर्जी को आपको लोअर कर देगा, डाउन कर देगा, और इस तरह ये वाला रेड वाला रिएक्शन जो हो जाएगा वो फास्ट होगा, जल्दी रिएक्शन पहुंचेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, वही प्रोडक्ट है, बट पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही लो कर देगा। सो ये जो फर्स्ट ब्लू वाला रिएक्शन है, ब्लू वाला ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट है, ग्राफ का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक वर्क करना। बट जैसे आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते ही ये आपका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रेड वाला रिएक्शन, वो एक्टिवेशन एनर्जी इतना जो बड़ा था ब्लू वाला वो छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाया था, आपको पहले भी एनर्जी ग्राफ मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके लिए कि ये आप हैं एज ए रिएक्टेंट हैं, यहाँ पे आप रिएक्टेंट हैं और आपको खूब वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, खूब वर्क करना, आपको 12-12 घंटे 15-15 घंटे तक पढ़ना होता है। यह है आपका हार्डवर्क एक्टिवेशन एनर्जी। जब खूब वर्क करेंगे तब जाके आप एक बढ़िया सा बड़े ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जिसके लिए आप अभी क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो आपका ड्रीम पूरा होगा। उसके लिए हार्ड वर्क करना है, ये ब्लू लाइन हार्ड वर्क है। बट अगर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट आ गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट बेस्ट पेरेंट होते हैं, ठीक है, गुड फ्रेंड होते हैं, बेस्ट आपके टीचर हो गए, सब पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट आपके लाइफ में, जैसे ये ए और बी आप रिएक्टेंट हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हार्ड वर्क करना है, बहुत सारा हार्ड वर्क है, ये ब्लू लाइन है, बहुत सारा 12-12 15-15 घंटे पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी करना है, एंड देन आप एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। बट अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है, गुड फ्रेंड आपके, बहुत अच्छे फ्रेंड, ग्रुप ऑफ स्टडी करते हैं आप बैठ करके, अच्छे टीचर आपके मिल गए, खूब अच्छे पेरेंट हैं, तो ये आपको पेरेंट, टीचर, ये एनीथिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट जो आपके सराउंडिंग, जो आपके अगल बगल आपको जो मोटिवेट करे, इंस्पायर कर दे, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया। तो जैसे ही पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलेगा तो आपको हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना है, आपका वर्क जो है कम वर्क एक जैसे है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी हम लोग बोलते हैं बेस्ट बुक है, बट आप उसको पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको पढ़ने में 10 घंटे लगेगा। बट अगर आप अच्छे टीचर का हेल्प लेते हैं, अच्छे टीचर आके आपको समझा देते हैं, तो 10 घंटे नहीं लगेगा, 10 घंटे की जगह वो 5 घंटे 6 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, सारा चीज़ और बेटर एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो वही पॉजिटिव कैटलिस्ट है, टाइम घटा देगा, ये इतना ज़्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी को छोटा कर देगा, ये एक नया रूट क्रिएट कर देता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और वही नेगेटिव कैटलिस्ट रहेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट का ग्राफ ये रेड वाला नहीं, नीचे से नहीं जाएगा, ऊपर ऐसे खूब ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर के रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करा देगा। तो ग्राफिकली आपको पढ़ना है, सो आप ड्राइंग करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट है, नोट करते रहेंगे आप। बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुआ आपको। तो आप ये ग्राफ बना लें और बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 2, सो ग्राफ बनाना है। फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया था आपने, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्लू वाला कर्व है विदाउट कैटलिस्ट। ये ग्राफ है, स्लो है, ब्लू वाला रिएक्शन स्लो रहेगा, रेड वाला रिएक्शन फास्ट हो, ऐसे आपको लिखना है। आपने फिगर बना लिया तो आप नोट करेंगे छोटा छोटा पॉइंट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, increases the rate of reaction.
सो इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. फास्ट रिएक्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. Activation energy of reaction. तो ये आप नोट कर लेंगे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे मैकेनिज्म चेंज कर रहा है. तो आपका फास्ट किया रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ग्राफिकली आप पढ़ेंगे, ग्राफ से एकदम क्लियर समझ में आ जाता है. ये रिएक्शन रेड वाला रिएक्शन फास्ट है. सो आपका अगर सराउंडिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है. कम वर्क से भी आप सेम रिजल्ट आप गेन कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट. मैं इसको मिटा रहा हूँ. जो आपने लिखा है उसको आप इक्वेशन बना लें. बोलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट. सो विदाउट कैटलिस्ट जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगा. विद कैटलिस्ट के साथ रखने पे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगा. वही चीज है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा, रेट बढ़ा देगा बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो आपने देखा, ग्राफ देखा कि ग्राफ से पूरा मैकेनिज्म चेंज कर जाता है. पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे ही आएगा वो एकदम चेंज कर देगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. तो आया हुआ है ये आईटी के छोटे छोटे क्वेश्चन, मेडिकल के भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन. तो थर्ड पॉइंट, ये आया हुआ आइडिया क्वेश्चन. अल्टर्स मतलब चेंजेस द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. छोटा छोटा लाइन से पूछा हुआ क्वेश्चन में. नेक्स्ट एनसीईआरटी में है. एनसीईआरटी में हाँ मेरे पास बुक है, मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर लिख दे रहा हूँ आपका, आप रीड कर लेंगे. वहाँ पे छोटा सा 7 लाइन तो मैं लिखवा ही देता हूँ, मैं ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ. एनसीईआरटी में है पेज नंबर 114. वहाँ पे छोटे छोटे लाइन लिखा हुआ वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ. आप नोट कर लेंगे, कहीं भी लिख लेंगे यहाँ पे कि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में. ठीक है, कई लोग लिखते हैं कि नहीं पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता. ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ और मैं मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको. सो आप ऐसे डिस्कस करेंगे कि A प्लस B और यहाँ पे x यूज कर लें यहाँ पे. सो x ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट. देखिए आप जब इसमें कोलिजन शुरू होता है ना, जैसे आप मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़े हुए हैं कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो दोनों जो होते हैं कोलाइड करते हैं. ये ना इफेक्टिव कोलिजन आप पढ़े हुए थे कि इफेक्टिव कोलिजन होता है. लास्ट क्लास आप डिस्कस किए होते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. सो यहाँ पे जैसे ही रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन करने जाते हैं, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन. सो ये भी पार्टिसिपेट करता है. ये जो X है कैटलिस्ट ये भी पार्टिसिपेट करता है. ये X कैटलिस्ट है, ये भी इफेक्टिव कोलिजन में ये भी पार्टिसिपेट करेगा.
और एक नया ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ये पार्टिसिपेट करता है ए और एक्स और बी। सो ऐसे पार्टिसिपेट करेगा, टेम्पोररी बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक न्यू ट्रांजिशन स्टेट, एक नया ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। नाउ नया ट्रांजिशन स्टेट का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, लो रहेगा आपका, और फाइनली वो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके आपको प्रोडक्ट बना देता है। जैसे ये प्रोडक्ट है C+D, तो ये प्रोडक्ट C+D आप कर लीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप डेल्टा H कर लेंगे और X भी निकाल देंगे, C+D, और कैटलिस्ट जैसे आपने लिया है उस तरह आपको लौटाना है। ये ऐसे कर लीजिए, एक्सोथर्मिक है तो प्लस डेल्टा H कर लीजिएगा, हो गया ये। सो आप लिखेंगे न्यू ट्रांजिशन स्टेट, न्यू ट्रांजिशन स्टेट। सो जिसका लो एक्टिवेशन एनर्जी, सो पॉजिटिव कैटलिस्ट आया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। सो न्यू ट्रांजिशन स्टेट और लो एक्टिवेशन एनर्जी। सो यहाँ आपको लिखना था, ये स्टेटमेंट एक छोटा सा लिखना है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बाय फॉर्मिंग अ टेम्पोररी बॉन्ड, ये टेम्पोररी बॉन्ड बनाता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से टेम्पोररी बॉन्ड बनाएगा और बाद में जस्ट रिटर्न हो जाएगा। आपका जितना आप कैटलिस्ट लिए हैं, जितना अमाउंट, वो बाद में वो वापस आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में उतना ही अमाउंट बाहर निकल जाएगा आपका, बट पार्टिसिपेट करता है, कर करके एक नया ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट या एनी कैटलिस्ट and it formed temporary bond. Temporary bond. Bond with reactant. सो रिएक्टेंट से टेम्पोररी बॉन्ड बनाता है, पार्टिसिपेट तो करेगा, पार्टिसिपेट करता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सो थ्योरेटिकल पॉइंट है, सारे पॉइंट पूछे हुए हैं पेपर में, ठीक है। सो कैटलिस्ट लाने से देखिए डेल्टा H में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप यहाँ ग्राफ से भी देख रहे थे, फिर से अगर आप ग्राफ बनाना हो, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो और इस साइड आपको एनर्जी बनाना हो तो आप फिर से देख लेंगे। आप बस छोटा सा इससे रिलेट करना है, वो भी हर पेपर में आया हुआ, न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ उससे, कि अगर आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट ये है आपका, और अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप नया ग्राफ आप बनाएंगे और एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, ये ग्राफ है फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। अब दोनों केस में सॉरी, अब दोनों केस में आप देखेंगे तो डेल्टा H में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा H कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये डेल्टा H देखिए, सो इंथैल्पी को चेंज नहीं करता, शुरू में भी इंथैल्पी वही रहा, फाइनल भी इंथैल्पी वही रहा। तो ये हर पेपर में पूछा भी हुआ है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट नो चेंज, डज नॉट इफेक्ट द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या पहले भी पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, उनको चेंज नहीं करता आपका। सो यहाँ पे आप नोट करेंगे। सो आप लिखेंगे नो चेंज इन डेल्टा H, डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होगा,
डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। कॉमन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेल्टा जी भी, रिएक्शन के डेल्टा जी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। कॉमन। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसी। So no change in equilibrium constant or rate constant of reaction. रेट कांस्टेंट भी आप रेट कांस्टेंट काइनेटिक में बोल सकते हैं। सो ऑफ रिएक्शन बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। सब क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आप नोट कर लेंगे, अपने से सीखेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा एच हो, डेल्टा जी हो, डेल्टा जी भी आप रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस को बताता है कि फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, जो थर्मोकेमिस्ट्री में खूब पढ़े हुए हैं। सो डेल्टा एच, डेल्टा जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को चेंज कर देगा, इक्विलिब्रियम को फास्ट करा देगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये दो टर्म, ये दोनों डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। 10 क्वेश्चन तो सिर्फ इस लाइन पे आया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, दो अलग टॉपिक है। ये 11th क्लास का टॉपिक हुआ, ये 12th क्लास का टॉपिक है, बट इस सिर्फ एक लाइन पे 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मैं आपको प्रेजेंट कर चुका हूं। केवल काइनेटिक में मैं आपको 7 या 8 क्वेश्चन प्रेजेंट कर चुका हूं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो एंथैल्पी सेम रहेगा, गिव्स फ्री एनर्जी सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, के सेम रहेगा। ध्यान रखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा रहेगा तो सेम रहेगा, बट लिखा रहेगा इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम को चेंज कर देगा, रेट को चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे तो सिक्स कैटलिस्ट sorry changes the equilibrium of reaction or the rate of reaction। ये अलग टर्म है, ये अलग चीज है, ये अलग है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है आपका, और रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उधर इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वो अलग है। मैं आपको बताया था, आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन वॉल्यूम, rate of reaction depend on temperature, rate of reaction depend on catalyst, it depend on nature of reactant, depend on surface area। तो rate of reaction बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, बट rate constant depend only on temperature। ये उसी तरह जो 12th क्लास है, 11th क्लास में इक्विलिब्रियम बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे, इनर्ट गैस पे, सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर।
सो कैटलिस्ट डालेंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज कर जाएगा, और वो इक्विलिब्रियम जो पहुंचने का टाइम होगा वो टाइम को घटा देता है, जल्दी इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। ये भी हर पेपर में आया होगा कि कैटलिस्ट शॉर्टन द टाइम टू रिच द इक्विलिब्रियम, वो जल्दी इक्विलिब्रियम पहुंचा देता है क्योंकि रेट को रिएक्शन को फास्ट करा देगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा, बट इक्विलिब्रियम को जल्दी वहां पे पहुंचना होता है तो फास्ट करा देगा, आपको जल्दी से पहुंचा देगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, सो 7 पॉइंट। कैटलिस्ट के बगल में आप पॉजिटिव लिखना चाहें तो पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि फास्ट करने का प्रॉपर्टी पॉजिटिव कैटलिस्ट का है। सो शॉर्ट टाइम घटा देता है क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है फास्ट रिएक्शन होगा। ये सब प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी, जो थ्योरेटिकल पार्ट है और एग्जाम में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको, बट अभी थ्योरी है, थ्योरी आप पढ़ लीजिए, एकदम आसान तो है, इजी से। 7 पॉइंट है, एक एग्जाम्पल कर ले, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए एग्जाम्पल आपको जरूरी है, एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम्पल जरूर बनाएंगे। सो ऐसे लिख देंगे 2KClO3, ये एनसीईआरटी में है, और अगर आप हीटिंग करेंगे ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा, और 2KCl और +3 ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में आता है ये रिएक्शन। आप इसका नाम भी जानते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। बॉन्डिंग के हेल्प से एक आप नोमेनक्लेचर सीख सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये है +5, और इस तरह इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। तो ये है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपका स्लो रिएक्शन है, बट जैसे आप कैटलिस्ट यूज करेंगे, अगर 2KMnO4 सॉरी रिएक्टेंट, सेम रिएक्टेंट, और यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज करना है MnO2, यहाँ पे आपको MnO2 ऐसे, ये कैटलिस्ट है और हीटिंग करना है, ये आपका फास्ट रिएक्शन होगी। ये जैसे आप MnO2 इसमें ऐड करेंगे ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। 2KCl 3 ऑक्सीजन। सो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है जो आपको सीखना है, और जैसे ही रिएक्शन फास्ट हुआ आपको बोलना है कि ये MnO2 एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। हो गया। तो था पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में आपको जानना था कि एग्जाम्पल, ग्राफिकल फॉर्म, कैटलिस्ट क्या चेंज करता है, किस चीज़ पे कैटलिस्ट का नो इफेक्ट होता है, और ये आपका एक एग्जाम्पल। और लिख सकते हैं कैटलिस्ट तो बहुत सारे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट का, हैबर प्रोसेस भी लिखना होगा तो लिख सकते हैं N2 + 3H2 और ये 2NH3। ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, बट आप जानते हैं हैबर प्रोसेस में आयरन अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे आयरन आप ऐड कर दें ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सो आयरन जो है एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये था पॉजिटिव कैटलिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट कि वो रेट को चेंज कर देगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कैसे बढ़ाएगा? तो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ड्राइंग आपको करना था, मैकेनिज्म फिर से सीखना था कि जैसे ही एक्स ऐड करेंगे एक नया ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, AB X करके बनाएगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी लो रहेगा।
बाकी सब क्या क्या चेंजेस होगा वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। तो अभी मैं एक स्लाइड आपको प्रेजेंट करूंगा। स्लाइड में 5-6 क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है, आईटी मेन का होगा, एडवांस का होगा, बस थ्योरी है। बस 10 सेकंड के लिए स्लाइड रुकेगा, आप देखेंगे, टिक कर लेंगे। जस्ट देखना है, बस टिक करना आपको। सो अभी एक स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं नेगेटिव कैटलिस्ट आपको डिस्कस करता हूँ, और फिर उसके बाद क्वेश्चन है 4 या 5 क्वेश्चन है जो आया हुआ है, वो डिस्कस करेंगे हम। सो आपने क्वेश्चन बना लिया। उसमें एक क्वेश्चन जो था वो 2016 जो मेडिकल का पेपर था उसमें बायो के पेपर में आया था। जैसे मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स, बट वो जो एक 2016 का क्वेश्चन जो मैंने अभी स्लाइड में दिया था वो मेडिकल में बायो का जो उनका बॉटनी और जूलॉजी का पेपर होता है ना, उस पेपर में आया था। सेम ग्राफ जो हम लोग डिस्कस करते हैं वही ग्राफ जो है आपके बायो के स्टूडेंट को भी, जो बायो का टॉपिक है एंजाइम कैटलिसिस, उसमें भी पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया था वो आपका बायो का पेपर था। चलिए ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अभी मैं डिस्कस करता हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट। ये तो काफ़ी इजी हो गया, पॉजिटिव आपने पढ़ लिया है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट उसका उल्टा करिएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट आप अपने से भी लिख सकते हैं, ग्राफ के लिए आप प्रेजेंट करेंगे। सो सेकेंड पॉइंट, द नेगेटिव कैटलिस्ट। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपने कैटलिस्ट पढ़ लिया है, बस उसका रिवर्स करना है आपको। चलिए वैसे ही रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। एक रिएक्शन हम लोग प्लानिंग करते हैं A प्लस बी और विदाउट कैटलिस्ट, यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा C प्लस D प्लस डेल्टा H, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ A प्लस बी, और मैं यहाँ पे ऐड कर दिया Y मैं ऐड कर रहा हूं, Y एक नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट फॉर्म वीक बॉन्ड, टेम्पोररी बॉन्ड विथ रिएक्टेंट। सो यहां पे आपका वैसे ही A Y और B, AYB ऐसा बना देगा, हो गया। जैसे पॉजिटिव था वैसे नेगेटिव, उसका उल्टा पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे आप। सो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना देंगे, यहाँ C प्लस D प्लस Y प्लस डेल्टा H, हो गया आपका। नेक्स्ट ये बना एक ट्रांजिशन स्टेट, न्यू ट्रांजिशन स्टेट, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, हाई। नेगेटिव कैटलिस्ट है ना, तो जस्ट उल्ट का उल्टा लिखते रहिए। सो आपको बोलना है कि ये एक न्यू ट्रांजिशन स्टेट, और न्यू ट्रांजिशन स्टेट का एक्टिवेशन एनर्जी हाई, हाई एक्टिवेशन एनर्जी।
ये नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करेगा, और आप ग्राफिकली आप प्रेजेंट करें, ग्राफ बना के आप दिखाएं उसको, और आप अपना स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं यहाँ पे। सो यहां लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस साइड आप बना लें एनर्जी, और ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। ग्राफ ऐसे बनाएंगे, देखिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी, यहां प्रोडक्ट बन गया C+D, यहां है रिएक्टेंट A+B विदाउट कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है E। ऐसे आप इस ग्राफ को लिख सकते हैं, ये ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट। हो गया। अब आप अगर नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करेंगे, मान लीजिए इस रिएक्शन में आप नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मैं उस कलर को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं कि A+B और +Y, आप नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे ही ऐड करेंगे ये रिएक्शन का रेट काफी स्लो हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे एकदम जाएगा, खूब दूर तक होके जाएगा और ऐसे हो जाएगा, बनेगा प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट C+D, और आपका कैटलिस्ट जो होगा बाहर निकल आएगा। बट यहां जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट ABY करके ऐसे ग्राफ को ऐसे बना लेंगे, और यहां का ट्रांजिशन स्टेट है AB। देखिए तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना ज़्यादा बढ़ गया, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। सो नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है। सो आप ग्राफ ऐसे दिखा देंगे, ग्राफ दिखा करके आप एक्सप्लेन कर देंगे, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना ज़्यादा होगी। सो ये ग्रीन वाला रिएक्शन जो है एकदम स्लो रिएक्शन, काफ़ी स्लो हो जाएगा रिएक्शन, इस बार ब्लू वाला ही फास्ट है आपका। तो जैसे आप पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़े थे एग्जैक्टली उसका उल्टा करना है। नेगेटिव कैटलिस्ट ये रिएक्शन को स्लो करेगा, तो नेगेटिव फ्रेंड, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव टीचर, ये सब लोग जो हैं वो हमेशा आपके स्पीड को स्लो कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव फ्रेंड, पॉजिटिव टीचर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो स्पीड आपको बढ़ाएगा। सो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। तो साइंस को ग्राफिकली आप प्रेजेंट करें, और काइनेटिक में तो खूब ग्राफ है, खूब ग्राफ। अभी तक तो मुझे लग रहा है 100 से ज़्यादा ग्राफ मैं इस काइनेटिक में समझा चुका हूँ आपको। सो बट इंटरेस्टिंग है, ग्राफ खूब अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि साइंस को ग्राफिकली आप प्रेजेंट करते हैं तो खूब और क्लियर समझ में आता है। साइंस को पढ़ने का तरीका ही है कि आप ड्राइंग करें, खूब सारा ड्राइंग बनाएं, और ड्राइंग से आप चीज़ों को समझें उसको। तो ये क्लियर से आपको दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट। So activation energy without catalyst, हो गया। आप लिख लीजिए नेगेटिव कैटलिस्ट लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, decreases the rate of reaction. By increasing the activation energy. The activation energy of reaction. सो ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बना के आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, हो गया ये।
एग्जाम्पल मैं कर देता हूं, बाकी सारा स्टेप वही है कि नो चेंज इन डेल्टा एच, कोई डेल्टा एच में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नो चेंज इन रेट कांस्टेंट, नो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारा कुछ वही पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसा रहेगा आपका। एग्जाम्पल मैं कर देता हूं यहां पे, जैसे आप डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 आप कर लें, H2O2 जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ये डिकम्पोज करिएगा, हीटिंग करेंगे, बहुत फास्ट रिएक्शन आ जाएगा और वो ऐसे ब्रेक कर जाता है H2O प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन। ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट स्पीड से चलते रहता है। अगर आप इसको स्लो करना हो तो स्लो करने के लिए एक कोई कैटलिस्ट डाल दीजिए, H2O2 वो एक बेस्ट कैटलिस्ट आता है, H3PO4, H3PO4 मैंने डाल दिया और इसको हीट करना शुरू कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट सेम है, हीटिंग है, बट ये रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाता है। जैसे आप H3PO4 उस रिएक्टेंट में ऐड करेंगे ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, स्लो आपको होगा, रेट इसका स्लो हो जाएगा। और अगर रेट स्लो कर दे रहा है H3PO4 तो इसको आप बोलेंगे H3PO4 को कि ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट। हो गया मेरा, ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकली आपको समझना है, बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल सा स्टेप है आपका। अब इसमें क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन पहले आईटी मेन का देता हूँ, फिर मैं एडवांस का क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं अभी प्रेजेंट करता हूं, आप क्वेश्चन का ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। हमेशा मैं फिजिक्स का भी पढ़ाता हूं, चाहे केमिस्ट्री, हमेशा बोलता हूं एक बेस्ट ड्राइंग बनाएं आप। क्वेश्चन का जो गिवन है उसको रिलेट करके एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। जैसे आप ड्राइंग बनाएंगे क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगता है। तो एक मेन का क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर एडवांस का भी करेंगे। सही था, आईटी मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना बड़ा था आपने देखा, इतना सारा डाटा दिया हुआ है, बट एकदम आसान है। अगर आप साइंस को समझ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन में बनाने लायक कुछ था ही नहीं। आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे कि 20 किलो जूल पर मोल है, डायरेक्ट दिख रहा था आंसर। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ रिएक्शन A2 B2 और 2AB, फिर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए यहाँ पे ऐसे मैं रिएक्शन, चलिए मैं ग्राफिकली मैं बना रहा हूँ। वो क्वेश्चन खूब बड़ा है बट कुछ नहीं था क्वेश्चन में। वो आप एक पेन तक नहीं उठा सकते, बिना पेन उठाए ही आप बना सकते हैं, केवल रीडिंग करके जस्ट तुरंत आप कर सकते हैं। 20 आ रहा है आंसर, ऑप्शन था नीचे में। सो यहाँ पे देखिए आपका ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये है ना आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इस साइड आप एनर्जी देख लेंगे आप। हो गया ना आपका, देखिए आपका। मान लीजिए विदाउट कैटलिस्ट ही लिखा हुआ है तो ये 180 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि ये मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन ये कहलाता है। एक्टिवेशन एनर्जी ये यूनिट मैं 180 कर ले रहा हूँ, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगा और ये डाटा जो हो जाएगा 200। ठीक है, अब दोनों का गैप आप निकालेंगे तो ये गैप, यही गैप तो डेल्टा एच कहलाता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू जो मैग्नीट्यूड चाहिए था वो तो गैप क्लियर दिख रहा है, 20 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन ये है, और नेक्स्ट हाफ पोर्शन में लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट, जैसे ही कैटलिस्ट ऐड करते हैं वो दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को 100 किलो जूल पर मोल से रिड्यूस कर देगा। मतलब अगर ये 100 से रिड्यूस करिएगा तो बच गया 80, और ये 100 से रिड्यूस करिएगा तो बच गया 100। सो
ऐसे आपको इधर करने की जरूरत क्या है? आपने तो एनसीईआरटी में पढ़ा है कि कैटलिस्ट जो है वो डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको सीखना ही है कि नहीं, हमको देखना है कैटलिस्ट ने क्या किया, तो चलिए कैटलिस्ट ने ये कर दिया। कैटलिस्ट जैसे ही आप डालिएगा तो कैटलिस्ट डालते ही ये एक नया रूट क्रिएट करेगा, बट ये तो वही रहेगा। नया रूट में ये जो वैल्यू है, जो नया वैल्यू आ गया फॉरवर्ड के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए कितना आया, 80 आ गया। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो आप नए रूट पे देखेंगे तो 100 आ गया। भाई ओवरऑल इसमें से इसको घटाएंगे, अभी भी तो वही 20 आ रहा है। सो कैटलिस्ट तो कभी डेल्टा एच को चेंज करता ही नहीं। तो क्वेश्चन देखे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन आईटी मेन में लिखा हुआ, बट कुछ नहीं, रिजल्टेंट फाइनल आंसर नॉट डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट डेल्टा एच 20। तो एकदम आसान है। तो क्वेश्चन देख करके इसमें घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता। क्वेश्चन को आप ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे, आंसर था 20 किलो जूल पर मोल। सो बहुत सारे स्टूडेंट देख करके ही आंसर बना लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस होता है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं ना, उसको बनेगा। मैंने क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था, मैंने बोला था उसको स्टॉप कर करके आप एक ड्राइंग बनाएंगे या गिवन लिखेंगे क्वेश्चन में। तो अगर आप लिख रहे हैं गिवन तो ये लिखना था, विदाउट कैटलिस्ट टेम्परेचर है 500 केल्विन और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर 400 केल्विन है, और दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, सेम है रेट ऑफ रिएक्शन। और लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा बाय 20 किलो जूल पर मोल। स्टेटमेंट गिवन था पेपर में कि कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 20 किलो जूल पर मोल। तो इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी अगर E1 है तो नाउ फाइनल जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है वो 20 किलो जूल पर मोल से रिड्यूस कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेम रेट है, एक दो लाइन का ही क्वेश्चन है बट आता है पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट सेम है आपका, ऐसा। अब कल जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको लिखा था, जो एनसीईआरटी का मैंने रिजल्ट बताया था, उसमें ऐसे मैंने समझाया था कि आप रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे ई पे पावर माइनस ई ए और डिवाइड बाई आर टी ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक रेट कांस्टेंट, जैसे रेट कांस्टेंट है उस टाइप से इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप। क्लास आपने देखा होगा कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी था बिटवीन रिएक्टेंट ए और बी, ऐसे मैंने बनाया था आपको। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ ये विदाउट कैटलिस्ट है, तो इसके लिए लिख सकते हैं जेड और ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर, और यहाँ टेम्परेचर फर्स्ट के लिए टेम्परेचर करिएगा आप 500 इज इक्वल टू, इसके लिए पढ़ना होगा तो यहाँ लिखना है जेड ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी माइनस 20, ये ले लेंगे आप, और डिवाइड बाई आर, और टेम्परेचर में यहाँ रख लेंगे 400। ठीक है, यूनिट छोड़ दीजिए, लास्ट में हम लोग यूनिट को सॉल्व करेंगे। किलो जूल पर मोल में ही निकालना था, वो आंसर में रहेगा आपको। सो अब बताइए, अगर मैं दोनों साइड को इक्वेट करूं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड को इक्वेट करूं, तो देखिए जेड कैंसिल हो गया, ये सिर्फ पावर, ऊपर के पावर को ये पावर हुआ और ऊपर में ये पावर हुआ। आप जेड दोनों में सिमिलर है, एक्सपोनेंशियल भी बराबर है, माइनस भी दोनों में कॉमन है। अगर आप लेफ्ट और राइट को इक्वेट करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। बाकी तो सॉल्व करना है। आर कैंसिल हुआ, 100 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 4 ई ए इज इक्वल टू 5 ई ए माइनस 20,
4 EA, सो 5 EA माइनस 100, सो इस साइड में EA हो गया और इधर ले आइए इसको 100। तो ये था आंसर 100 और आंसर यूनिट सेम रहेगा जो यहाँ पे किलो जूल पर मोल जो दिया था पेपर में, तो किलो जूल पर मोल। हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, दो क्वेश्चन और है, एक आईटी का एडवांस का है वो बेस्ट है आपका, तो एक क्वेश्चन और हम 5 प्रेजेंट कर रहा हूं, फिर लास्ट में आईटी एडवांस दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, इसमें ऑप्शन भी लिखा हुआ है, एक रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 सेम टेम्परेचर, एक है विदाउट कैटलिस्ट, दूसरा है कैटलिस्ट। अगर फर्स्ट रिएक्शन का मैंने एक्टिवेशन एनर्जी ये लिखा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस कर देगा, लो कर देगा बाई 8.314 किलो जूल पर मोल, ये लिखा हुआ है। नाउ रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन बाई रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, कहिए कि कितना फास्ट है सेकेंड रिएक्शन कंपेयर टू द फर्स्ट रिएक्शन, ये चाहिए था आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगर लिखेंगे रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, अगर रेट हमारा फर्स्ट रिएक्शन लिखना होगा तो यहाँ आप जेड लिख लेंगे और ई माइनस EA और डिवाइड बाई RT, ठीक है, ऐसे करना है। रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन आप कर लेंगे, रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे यूज करेंगे जेड और ई पे पावर माइनस और EA और डिवाइड बाई माइनस 8.314, ठीक है। और यूनिट आपको रखना है किलो, किलो जूल पर मोल और डिवाइड बाई RT, होगी। आप डिवाइड कर लीजिए सेकेंड बाई 2, तो रेट ऑफ 2 बाई रेट ऑफ 1, बाकी सॉल्व करना है, यही तो निकालना है आपको। आप डिवाइड कर लीजिए और सॉल्व करते रहिए। देखिए आपका ये जेड और जेड कट गया, यहाँ पे हो गया E माइनस EA 8.314 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाय RT, और यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए आप इसको, और टेम्परेचर चाहिए 300 ना, तो ठीक है हम लोग यूज करेंगे उसको। सॉल्व करिए, यूनिट मिलाइए। सो रेट को R2 आप लिख लें, छोटा थोड़ा कर लें, और यहाँ R1 कर लें, और यहाँ पे आप E ये ऊपर ले जाइएगा। सो ऊपर में हो गया EA बाई RT, और ये है माइनस EA बाई माइनस 8.314 बाई RT। यहां ध्यान रखना है कि किलो जूल पर मोल, ऐसे, ठीक है, ये वाला किलो जूल पर मोल, ये ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो गया, सॉल्व बस करते रहना आपको। सो R2 बाई R1, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे EA, और ये यहाँ आ गया माइनस EA, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8.314, ये है किलो जूल पर मोल, और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया RT, ठीक। नेक्स्ट R2 बाई R1, चलिए देखिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 8.314 बचा। सो 8.314, और थोड़ा यूनिट को चेक करेंगे, क्या लिखा हुआ किलो, सो यहाँ पे 1000 कर लेंगे, जूल पर मोल छोड़ देंगे यहाँ पे। R का वैल्यू सबको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर आप जानते हैं 300 केल्विन। यूनिट सब कट गया, सारा यूनिट कट गया। देखिए जूल पर मोल, केल्विन इनवर्स, केल्विन, सब कुछ कट गया। 8.314 कट गया, 2 जीरो कट गया, तो 3.3। सो आंसर चेक करना आपको, R2 बाई R1 E पे पावर
3.3। ऐसा आंसर नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, एकदम इजी है। चलिए इसको सॉल्व और इजी सॉल्व करते हैं इसको। सो R2 बाई R1, ई का मतलब होता है 2.7 एक्सपोनेंशियल और पावर है 3.3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आंसर है, हम लोग देखो अप्रोक्सीमेट मिलाते हैं, जो ऑप्शन लिखा हो ना उससे हम लोग रिलेट करेंगे। तो ये एक एग्जैक्ट मेथड नहीं है, बस एक ट्रिक है कि क्यों ना ऐसा करूं कि 2.7 है, इस पे पावर 3.3 है, क्यों ना ये 0.3 इसको दे दूं, तो 0.3 इसको दूंगा तो 3 हो जाएगा और इसके पावर बच जाएगा 3। अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट, बस सॉल्व करने का एक छोटा मोटा ट्रिक है जो मैथ में हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि ऑप्शन 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, उनमें रिलेट करना है। सो अब अगर आप सॉल्व करेंगे 3 3 3 27, तो कोई आंसर आप अप्रोक्सीमेट में बोल रहा हूं, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है, कि आप कोई आंसर देखें कि रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली 27 टाइम जो है, जो इसके पास जो सबसे क्लोज रहेगा वो आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैंने यहां अप्रोक्सीमेट लिखा है, बाकी आप आंसर चेक कर लेंगे। मेरे पास है क्वेश्चन, तो आंसर हो गया 28 टाइम, जो इसके सबसे क्लोज नंबर है वो है 28। सो आप लिख लेंगे कि 28 टाइम। हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आईटी एडवांस का देता हूं, और ये मेरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन क्लोज हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचा हुआ, एक एडवांस का मैं क्वेश्चन, वो सबसे बेस्ट है, ये आज के लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन आईटी एडवांस का। तो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक इसमें यूज होंगे। सो रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी गैस फेज में है, प्रोडक्ट ए बी लिखा हुआ है। यहाँ स्टेटमेंट लिखा होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस 2RT के क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नाउ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉरवर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम द बैकवर्ड रिएक्शन, टेम्परेचर लिखा हुआ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा जी नॉट चाहिए, डेल्टा जी नॉट वो ln2RT की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए डाटा लिखा हुआ है। जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी। चलिए इसमें कितने सारे टॉपिक यूज हो रहे हैं, वो 11th के कुछ टॉपिक यूज होंगे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 नाउ फर्स्ट पॉइंट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर आप डेल्टा जी थर्मोकेमिस्ट्री में जस्ट 100 क्वेश्चन का सेट था, इंट्रॉपी, गिव्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, वहां आप डेल्टा जी पढ़े हुए थे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर और टी और एलन के, ये एलन के, ऐसे आप रिजल्ट पढ़े हुए थे। ठीक है, जहां के एलन के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये टॉपिक पढ़ा हुआ था। अब आपको डेल्टा जी नॉट चाहिए, तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं माइनस RT। RT जो है वो 2500, और ये यूनिट छोड़ दीजिए, जूल पर मोल, और एलन का मतलब हुआ लॉग ऑन द बेस E इंटू के। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, उससे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वो थर्मोकेमिस्ट्री का हो गया। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में चलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये होता है आपका
रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये पढ़े हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, उसके लिए मैं उस साइड लिखूं या यहीं पे लिख देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको साइड में ऐसे लिख देता हूं कि ए फॉरवर्ड इज इक्वल टू 4 एक्टिवेशन एंड सॉरी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का ये टर्म था, तो ये मैं इसे लिख रहा हूँ। टेम्परेचर 300 है और मैं इसमें ये आपको दिखाता हूँ कि जो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड जो होता है, रेट कांस्टेंट आप पढ़े हुए हैं कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड और डिवाइड बाय आरटी, और यहाँ आप पढ़ेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बैकवर्ड ई और माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय आरटी। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करते रहेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका इसमें से के निकालना है। के लिए आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आरएनएस फैक्टर फॉर फॉरवर्ड और डिवाइड बाय आरएनएस फैक्टर फॉर बैकवर्ड, ये जो रेशियो लिखा हुआ फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, ये रेशियो लिखा हुआ 4। ठीक है, और इसको ऊपर करिए, ई ऊपर जाएगा ये, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड और डिवाइड बाय आरटी हो गया। ये ऊपर चला गया, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ 4 क्या लिखा हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कुछ टर्म लिखा हुआ, सॉरी क्वेश्चन में क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड द, लिखा हुआ पेपर में, ये पेपर में था। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो पेपर में लिखा हुआ है एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे लिखा हुआ है पेपर में, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया हुआ था बाय 2 RT, ये लिखा हुआ था। ठीक है, ये है आपका। सो जब आप पुट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं तो बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ 2 RT और डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ पे RT। हो गया। नाउ के का वैल्यू जो है वो हो गया आपका 4 और ई स्क्वायर है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बट काफी अच्छा था। इसमें इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सब डाला हुआ था क्वेश्चन में। अब लास्ट स्टेप, थर्ड पॉइंट, अब आप सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा जी वो है माइनस RT ln K जो हम लोग डिस्कस किए थे। डेल्टा जी नॉट माइनस RT का वैल्यू 2500 लिखा हुआ था, लॉग ऑन द बेस E, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4E स्क्वायर। सॉल्व करते रहिए, बाकी आप सॉल्व करिए। डेल्टा जी नॉट माइनस 2500 log A इंटू बी, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो log E इंटू 4 प्लस log E, और यहाँ पे करेंगे E स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर आएगा, आंसर में मैग्नीट्यूड में पूछा हुआ है, आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं 2 log 2 प्लस यहाँ E स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा log E इंटू ई, ये तो 1 हो गया। और ये इसको ln2 डाटा दिखा हुआ पेपर में, ये इस पेपर में डाटा लिखा हुआ ln2 इज 0.7 माइनस 2500 2, और इसको बोलेंगे ln2 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा
सो -2500 2 0.7 +2 हो गया यहाँ पे। सॉल्व करिए, सॉल्व करके मैग्नीट्यूड में आंसर सारा मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ। सो 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.4 +2 3.4। ठीक है, आंसर आपको सारा आंसर लिखा हुआ है एट जूल पर मोल। जूल पर मोल में टेम्परेचर का जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को। सो सॉल्व करिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन, बट थोड़ा 2-3 टॉपिक यूज किया गया था, इसलिए ये बेस्ट क्वेश्चन हुआ। सो डेल्टा जी नॉट मैग्नीट्यूड, क्योंकि आंसर सारे मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है। तो 2500 3.4 मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। 2500 हाँ 2500 मल्टीप्लाई बाय 3.4 8500 लिखा हुआ है। 8500 जूल पर मोल में आंसर था। सो मैं आंसर इसमें मिला देता हूँ। आंसर है यस, आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था। तो ये बेस्ट क्वेश्चन रहा आज का। सो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन फाइनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा हुआ है इसके अंदर। सो आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर न्यू टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक बचा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी हम लोग मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो छोटा सा ही है, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। फिर काइनेटिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पहले तो मैं थ्योरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।